सभी मित्रगण, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ज्यादा समय न लेते हुए मैं संक्षेप में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बहुत दिन से हम लोगों की इच्छा थी कि कोई ऐसा मौका मिले कि हम शहर की महान विभूतियों का सम्मान कर सकें। तो आज ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इस सब के लिए हम आप सभी का और अपने विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद अदा करते हैं। आज हमारे बीच में दो नेशनल ताज की वजह से आगरा का नाम बहुत फेमस है पूरे विश्व में, लेकिन हमारी माननीय मेयर साहब के कार्यकाल में ताज को 7 वंडर्स में प्रथम स्थान हासिल हुआ और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। तो मैं बहुत हार्दिक शुक्रगुजार हूँ मेयर साहब का कि हमारे बीच में मौजूद है। और मैं एक छोटा सा इंसिडेंट जब गया कि सर हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, तो एसएसपी महोदय ने मुझसे कहा नहीं आप कोई प्रोग्राम कीजिए तो मैं जरूर आऊंगा आप लोगों के एप्रिशिएशन के लिए। तो हमने कहा नहीं सर, हम आगरा वालों की इच्छा है कि हम आपका सम्मान करें। और तो सर ने मेरा अनुरोध स्वीकार किया और उसके 3 दिन बाद ही हम लोगों को खुशखबरी मिली कि सर को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पदक से सम्मानित किया गया। तो खुशी बाकी में दोगुनी हो गई। और मैं स्पेशली आप जो महानुभाव हमारे बीच में मौजूद है, आपको जब भी मैं फोन करता हूँ तो बहुत संकोच है फोन करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है आप सब लोग अपने कार्य में इतने बिजी रहते हैं। तो अगर इस कार्यक्रम के आयोजन के मिनट में आप लोग मेरे फोन या बार बार परेशान करने से कोई कष्ट हुआ हो तो आई एम वेरी सॉरी। और अब मैं इस प्रोग्राम को आगे गति देना चाहूंगा। तो उस बात समूह तो मैं अनुरोध करूंगा अशोक जैन साहब से कि वो यहाँ पे आए। पहले तो मैं ये गुस्ताखी करना चाहूंगा कि 2 शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि ये आज के लिए सम्मान की बात है। और आज इस मौके पे मैं कुछ शहरवासियों से भी अपना तजुर्बा उनके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर हम बाहर ट्रैवल करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग भी सीखते हैं और किसी भी प्रकार की अच्छाई को सीखना या अडॉप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। तो हमारे बीच आज बैठे हुए हैं मोहतरमा मेयर साहिबा जनाब रघुवीर लाल जी, एसपी आगरा, आगरा के मौजूद लोग, मीडिया से जुड़े हुए हमारे भाई बंधु और शहरवासी। आज हम इस सम्मान समारोह में रघुवीर लाल जी को आगरा के लिए या कहीं पे भी वो पोस्टेड रहते हैं तो वो सेल्फलेस काम करते हैं। ये मान सम्मान हम उनको इसलिए नहीं दे रहे कि उन्होंने कोई अपने लिए कुछ काम किया हो। यही एक हम लोगों के अंदर जो जिम्मेदारी है इसको हम लोगों को उभारना होगा, क्योंकि ये एक टीम वर्क की तरह काम करता है। रघुवीर लाल जी कैप्टन के तौर पे तो हैं, लेकिन उनको बाकी 10 खिलाड़ियों की भी जरूरत पड़ती है। मैं अभी मिसाल देता हूं कि हमारे कुछ दिन पहले लिखा गया था कि लोग देखते रहे, स्पेक्टेटर्स बने रहे। मेरा मानना है कि लोग डरते हैं, हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आजकल कोई भी आदमी किसी भी बात पे अपना छुरा निकाल देता है, रिवॉल्वर निकाल देता है, लेकिन किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हमारे फादर की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी, वो दिल्ली गए थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। मुझे नहीं मालूम है क्या हालात है क्या मालूम, लेकिन तब से हमारी कोशिश ये होती है कि कोई भी ऐसा माहौल होता है या कोई भी ऐसा मौका होता है तो हम उसमें आगे बढ़ कर के उसमें वॉलंटरी किसी ना किसी को ना हेल्प करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सी मैं मिसाल देता हूँ। 2 साल पहले मैं एक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था सुबह, तो इतना बुरी तरह से जख्मी था तो हम हैरान थे कि लोग उसके बराबर से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी ना गाड़ी रोकी ना स्कूटर रोका। मैं फौरन स्कूल गया, बच्चों को छोड़ के आया, रिटर्न किया, उसको गाड़ी में मैंने अपने बैठाया, जीजी नर्सिंग होम सामने में था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसी वजह से जान बची है, जान देने या लेने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन हो सकता है कि उस 5 मिनट के वक्फे से उसको एक बहुत बड़ी सहायता मिल गई। अभी इसी तरह से 1 हफ्ता पहले हमारी फैमिली, जो क्या मैं नहीं था, हमारी वाइफ थी, हमारी डॉटर थी और एक आदमी साथ में था, उनके सामने एक वैन पलटी, उसके अंदर बच्चे थे। हमारी वाइफ ने फौरन गाड़ी रुकवाई और उसमें जितने वो बच्चों को निकाल सकते थे और भी लोग वहां पे पहुंच गए। तो मकसद ये है कि रघुवीर लाल जी जैसे लोगों को हम लोगों को सहयोग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अकेले एक आदमी की बस की बात नहीं है कि समाज को सुधार सके। ये हम लोगों का फर्ज बनता है कि हर ऐसे कार्यक्रम में हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। और कभी भी कोई ऐसा मौका आता है कि जिसमें कोई आदमी परेशान है या वो किसी मुसीबत में है, अगर हम उसको वक्त में सहायता करते हैं
तो मेरा अपना मानना है कि समाज स्ट्रांग होगा, कमजोर नहीं होगा। इंग्लिश में एक बहुत बड़ी कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर आपने जब कोई चीज उधड़ रही हो, उसका एक धागा भी अगर आपने पहले सीख लिया तो उसके बाकी धागे नहीं उधड़ेंगे। तो मेरा अपना मानना है कि ऐसे कार्यक्रम में हम लोगों को आगे बढ़ के बिल्कुल पूरा सहयोग देना चाहिए, क्योंकि हमारे सहयोग से कि हम लोगों को अपना काम खुद ही देखना पड़ेगा, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो या क्राइम की हो। अगर हम इनका साथ दें तो कोई क्रिमिनल यहाँ पे पनप नहीं सकता है। शुक्रिया। सम्मान एसएसपी साहब का नहीं, ये उन वैल्यूज का सम्मान है जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्त, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती है क्योंकि वो खुद ही छू लेते हैं बुलंदियां आसमानों की। आज सबसे बड़ी जरूरत अगर किसी चीज की है हमारे अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो उन गिरते हुए मूल्यों की रक्षा करने वाले जो चंद सिपाही आज बचे हैं उनको सम्मान देने की है। आज जो डिटोरेशन चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ऐसे प्रतिनिधियों की आवश्यकता है जो किसी वैल्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे भी विदेश जाने का मौका मिला, तो वो जो अनुभव जीवन का है उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। वहां 3 चीज मुख्य रूप से देखने को मिली, और उन तीनों चीजों को देखने के बाद 1 महीने तक दिमाग में ये हैंगओवर रहा कि हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं। वो एक सोसाइटी एज ए होल हम लोगों से कितना आगे है। कर्मठता, आज कर्म का संदेश कृष्ण ने सारी दुनिया को यहां से इस दर से दिया गया, लेकिन आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी चीज में गिरावट आई है तो हम निकम्मे हो गए हैं। हम लोग सबसे पहले दौड़ के ऐसी नौकरियों की तलाश करते हैं, सरकारी नौकरियों की, जहां हमें कुछ ना करना पड़े, तनख्वाह मिल जाए। वहां कोई जवाबदेही नहीं होती है। हम ऐसे आसान रास्ते चुनने की कोशिश करते हैं कि काम कम करना पड़े और उसमें रिवार्ड हमें ज्यादा मिल जाए। तो कर्मठता में हम पिछड़ चुके हैं, जबकि वहां पर उस सोसाइटी ने, अगर आज सारी दुनिया की जो भौतिक प्रगति आपको नजर आ रही है, तो ये मिसाल है यूरोप की सोसाइटी की। चाहे वो रिसर्च आपके हाथ में बंधी हुई घड़ी हो, मोबाइल हो, एटॉमिक एनर्जी हो, स्पेस हो, जीवन रक्षक दवाएं था। आज दुनिया में हमारी गिनती किस पायदान पर है, कहां हम खड़े हैं आज? इसकी वजह है कि हम लोगों का कर्म में से विश्वास उठ गया है। दूसरी चीज जिसकी मैं तुलना करना चाहूंगा, अनुशासन। इस हद तक एक आदमी अनुशासित है। 5000 किलोमीटर मुझे बस से सवारी करने का मौका मिला, इटली से लगा के 8 कंट्रीज होते हुए इंग्लैंड तक जाने का मौका मिला। वहां की सड़कों पर एक तेज रफ्तार से कार आती है, एक आदमी सड़क क्रॉस कर रहा होता है, 120 की रफ्तार की गाड़ी अपने रुक जाती है। वो कार वाला मुस्कुरा के उसको कहता है पहले आप सड़क क्रॉस करिए, मैं बाद में रास्ता बनाऊंगा। पैदल चलने वाले आदमी का पहला हक माना जाता है वहां पर। कभी सामाजिक और जीवन मूल्यों का प्रतिनिधि होता था, सारी दुनिया को हम संदेश देते थे। आज चुनिंदा लोग, विराज जी जैसे ऐसे लोगों की तो जितना हम सम्मान कर सके उतना ही कम है। आज इस तरह के मूल्यों के वो प्रतिनिधि हैं, वो प्रकाश स्तंभ है आज के समाज में। उन सारा शहर, ये पूरा जिला जानता है कि जिला इनकी खुशबू कहां कहां तक फैली हुई है। नाम आता है तो नतमस्तक होने को मन करता है इन वैल्यू सिस्टम के लिए। तो मैं अपने शहर के इन सम्रांत नागरिकों से कहना चाहता हूं कि आज ये जो डिटोरेशन है, जो वैल्यू सिस्टम हमारा खत्म हो गया है, इसकी शुरुआत आपको हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे करें। आज इस सारी सामाजिक और राजनीतिक भ्रष्ट व्यवस्था में सबसे ज्यादा जरूरत है इस बात की, डायलिसिस पर पड़ी हुई है सारी व्यवस्था। तो आप जैसे लोग अगर डॉक्टर और सर्जन बनकर आगे नहीं आएंगे तो व्यवस्था का सुधार नहीं होगा। 2020 में भारतवर्ष जो है वो विश्व की शक्ति नहीं बनेगा, हम विश्व का बाजार बनेंगे। हम यहाँ पर 39 करोड़ लोग दोस्तों एक वक्त का खाना खाकर जिंदा रहते हैं, ये सरकारी एजेंसियों में आंकड़े हैं। 5 करोड़ बच्चे जन्म लेने के 6 महीने के अंदर मर जाते हैं। कहां हैं हम लोग? जिसको देखो पैसे के पीछे भाग रहा है। रघुवीरलाल जी को जरूरत नहीं है, उनका कद किससे कम है, इनको पैसे की आवश्यकता क्यों नहीं है? हम ही लोगों को पैसे की आवश्यकता क्यों है? भाई भाई के साथ बंटवारा करने में उसकी पीठ में छोरा घोंप रहा है। दोस्ती जो है वो पैसे के ऊपर आधारित हो गई है। तो कहां जा रहा है हमारा समाज? मैं दिल से
भाव से, भावनाओं से रघुवीर लाल जी का अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ और आह्वान करता हूँ आज अपने समाज के बुद्धिजीवियों से कि वो इस तरह की गोष्ठियां आयोजित करें जहां ढूंढ ढूंढ कर हमें ऐसे लोगों को का सम्मान करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले बच्चों को प्रेरणा मिल सके कि आखिर इस स्टेज पर सम्मान जो है वो किसी व्यक्ति का हो रहा है या कुछ वैल्यूज का हो रहा है, किस प्रतिनिधि का सम्मान हो रहा है। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात करूंगा। Thank you so much. Now we'd like to invite on the stage ऑनरेबल हमारे आगरा शहर की प्रथम महिला माननीय मेयर साहब को मैं अनुरोध करूंगा कि वो आज के इस प्राइड ऑफ आगरा सम्मान के विषय में 2 शब्द कहें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमान रघुवीर लाल जी, सभागार में उपस्थित सम्मानित नागरिक जन, मीडिया से आए हुए बंधुवर, दुष्यंत, मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करना चाहूंगी ब्रज नाट्य अकादमी को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और मुझे बुलाया है यहाँ पर हमारे शहर के वरिष्ठ अधीक्षक का सम्मान करने के लिए, कि उनको हम प्रोत्साहन दे सकें, उनका मनोबल बढ़ा सकें और उनको आगे इसी तरह कार्य करने की ऊर्जा प्रदान कर सकें। क्षमतावान वो हैं और अधिक ऊर्जा उनको देने की आवश्यकता है, ताकि वो शहर के लिए, शहर के नागरिकों के लिए, शहर में रहने वाले सभी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए उसी तत्परता से काम कर सकें जिससे वो अभी तक करते हैं। बहुत आवश्यकता होती है उत्साहवर्धन की, देना है किस तरह नागरिकों की अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर खरा उतरना है, तो अच्छी तरह जानते हैं। मैंने यहाँ देखा डीजीपी आए थे मिस्टर विक्रम सिंह जी, वहां मैं गई थी उनके साथ। पुलिस के बारे में जब बात हो रही थी तो मैंने छोटा सा एक्सपीरियंस अपना भी शेयर किया। जैसा कि अभी दुष्यंत ने बताया कि जब मोमेंटो लेने में लिस्बन में गई थी तो वहां पर एक छोटी मिस हैपनिंग हुई थी। जब हम ओल्ड लिस्बन देखने आगे निकले तो वहां पर मेरा मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं कुछ अच्छे सीन उसमें शूट करने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं पूरे प्रोटोकॉल के साथ थी, सिक्योरिटी साथ थी, सब कुछ था। लेकिन उसके बाद भी एक लड़का था, उसने इतनी हिम्मत की कि मेरा हाथ पकड़ा और हाथ से मोबाइल छीन लिया। एकदम उसने फोर्सफुली छीना हाथ से मोबाइल, और मेरी आवाज गले में रह गई और मैं भी जोर से चिल्लाना भी चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चिल्ला पाई। उसी वक्त पेट्रोलिंग हो रही थी और वहाँ पुलिस के कुछ अफसर आए और मैंने उन्हें बताया कि मेरा मोबाइल इस तरीके से छीन लिया गया है। तो उन्होंने बताया कि हमारे एक अलग से टूरिस्ट के लिए थाना है, उसमें ये सब रिपोर्ट्स और ये सब होती हैं, हमने इमीडिएटली वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई, ये कराया होगा। लेकिन आप यकीन रखिए वहाँ की मीडिया ने कुछ नहीं छापा, वहाँ की पुलिस ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, और किस तरह उन्होंने अपने शहर में आए हुए एक अतिथि का काम किया। मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ की मीडिया को, जो बिल्कुल निष्पक्ष है। अगर किन्हीं तथ्यों को उजागर करना है तो वो करती है। यहाँ की पुलिस को जैसे ही विशेषकर बाहर से आने वाले टूरिस्ट के साथ अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो ज्यादातर मैंने देखा है, बहुत सारे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में मैंने देखा है तथ्य उजागर होते हैं कि जिस तरीके की आकांक्षाएं और अपेक्षा लेकर देश में, हमारे देश में अतिथि आता है, जिस तरह हमारे शहर में घूमना घामना चाहता है, उसको हम लोग सहयोग प्रदान करें। रघुवीर लाल जी से मेरी यही अपेक्षाएं हैं कि हमें बहुत गौरव और सम्मान महसूस कर रहे हैं हम कि एक राष्ट्रपति पदक जिन्होंने पाया है वो उस वक्त ड्यूटी कर रहे थे जब आप हमारे शहर में आए करते, हमारे आगरा शहर में आपको ड्यूटी करते हुए राष्ट्रपति पदक मिला। इसलिए हम आपको सम्मानित करने में गौरव महसूस करते हैं। उन्नति की पराकाष्ठा तक पहुंचे, आपका उज्जवल भविष्य हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं ब्रज नाट्य अकादमी को बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ और अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
चाहूँगा माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रघुवीर लाल जी से कि वो पोडियम पर आए और 2 शब्द आज के कार्यक्रम के बारे में। ऑनरेबल श्री धन्यवाद दुष्यंत। आदरणीय महापौर महोदय, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, बीएनए से जुड़े हुए सभी अधिकारी पदाधिकारीगण, बहनों, भाइयों, छायाकार पत्रकार साथियों, ये जो प्राइड ऑफ आगरा लिखा गया बहुत बड़ा शब्द है और मैंने बल्कि दुष्यंत से अनुरोध भी किया था कि दुष्यंत मैं आपके प्रोग्राम में आ जाऊंगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गए और जो यहाँ पे आपकी बात सुने, आपकी अपेक्षाएं, अच्छा लग रहा है लेकिन बोझिल महसूस कर रहा हूँ। सम्मान और अपेक्षाएं जो हमें मिला है उसके लिए मैं आप ही लोगों की दुआओं का और आप ही का सहयोग का परिणत प्रतिफल मानता हूँ। जिस विषम परिस्थितियों में हम लोगों ने कार्य करा था उसको सराहा गया है और ऊपर वाले की कृपा रही है कि आपके बीच में है। ये ध्येय है कि जहां भी रहे, अगर हमने 100% कार्य जनता के लिए नहीं करा तो फिर हमको जो आपकी तरफ से सम्मान मिलता है उसके हम लोगों को हकदार नहीं होना चाहिए। जो अपेक्षाएं आप लोगों जो हमें सरकार इतना पैसा देती है, हमें इज्जत इतनी शोहरत मिलती है और हमारे कहने पर कई ऐसे कार्य हो जाते हैं तो अनपेक्षित होते हैं, संभव ही नहीं कि आम आदमी कर सके। इतना तक हमारी जनता हमारे साथ जुड़ी होती है और इतने हमें इज्जत देती है, लेकिन हम जो है प्रतिदिन का अपना गुणा भाग करके बताएं कि हमने जनता के लिए क्या किया। और यही मेरा इक्वेशन सबके लिए रहता है अपने कर्मचारियों के कि मेरा कार्य करने का पैरामीटर सिर्फ यही है कि मैंने दिन भर में पब्लिक के लिए क्या कार्य किया है और प्रतिदिन का मैं अपना रिकॉर्ड रखता हूँ कि आज मैंने कोई वास्तव में सर्विस में आकर के मैंने कुछ कार्य करा कि नहीं करा। हर दिन यहाँ तक कि घंटों का भी विवरण रखता हूँ कि इस घंटे में मैंने कोई कार्य करा है कि नहीं करा। और संतुष्टि मुझे तब मिलती है जब मैं रात्रि को 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जब मैं सोता हूँ तो आंख बंद करके बंद करने से पहले मेरे ये चीजें जरूर याद आएंगी, मैंने आज भला भला का भला करा। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है, क्योंकि कोई दूसरा माने या ना माने, यदि आप अपने अंदर आपको संतुष्टि है कि मैंने कुछ करा, बस सबसे बड़ा एप्रिसिएशन आपकी आत्मा, आपका जो अंदर वाला इनर कॉन्शियस होता है वो आपको बताता है कि आपने क्या करा। बात पब्लिक वाले हैं, हो सकता है उनका हो सकता है दूसरा व्यू पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, दूसरा सोच हो सकता है, लेकिन हमारी जो आत्मा है हमें ये कहे कि हाँ हमने वास्तव में इस पद पे रह करके लोगों की जितनी अपेक्षाएं हैं और लोगों के जितने हम लोगों को इज्जत शोहरत मिल रही है उसमें हमने कुछ कार्य करा। ये हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट होता है काम करने का। और वहां पे सोनभद्र में मैं था जिसके लिए मुझे राष्ट्रपति का पदक मिला है। पिछली हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला उत्कृष्ट सेवा गया था और वो मेडल मुझे जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके द्वारा 25,000 रुपए का कैश और एक 3 तोले सोने का गोल्ड मेडल वो हमें दिया गया था। और उसके बाद जो है वेबर सेवी अवार्ड के लिए भी हमारा नाम भेजा गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि जो अमेरिका में वेबर सेवी अवार्ड है। यद्यपि उसका कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये सराहना की सारी की पृष्ठभूमि जो है सोनभद्र जनपद है। सोनभद्र जनपद में एक नक्सल प्रभावी जनपद है और उस जनपद में आपको 2 पैरेलल कल्चर देखने को मिलेगी। एक तरफ मोस्ट एडवांस जो अमेरिकन पैटर्न पे चलने वाली कल्चर है, उसमें सारे वर्तमान जितनी फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल है, और एक तरफ ऐसी है प्रिमिटिव सोसाइटी जो अभी भी पत्थर में रोटी बनाता है, प्रेस कर
27 महीने में वहां रहा उन जनजातियों के बीच में, वहां जहां डर के मारे लोग जाते नहीं थे, पुलिस नहीं जाती थी, और पुलिस अगर जाती है तो कम से कम एक बटालियन लेके अपने साथ चलेगी। तो उन एरिया में हमने ब्रीफ बताना इसलिए जरूरी है कि कार्य करने के एक पैटर्न होना चाहिए। आगरा में आकर मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया, सही बात बताया, मैंने बहुत कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, उत्साह मिलता रहेगा, तो हम इसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वहां पे पुलिस जैसे ही गांव में जाती थी और पूछती थी कि बताओ नक्सली कहां, नक्सलियों का वहां पर नियम होता था कि छह छोटा करना, छह छोटा करना मीन्स जो है वो या तो पैर काट देंगे या सर काट देंगे। और ऐसे भय के वातावरण में जब बना हो, और कुछ ऐसे वो आधार क्षेत्र बोलते हैं अपना, जिस एरिया में उनका डोमिनेशन है उसको अपना कहते हैं आधार क्षेत्र, तो उस आधार क्षेत्र में पुलिस के जाने का संभाल ही नहीं। और जब हमने ज्वाइन किया था तो हमने पूछा कि ये क्या है, वहां क्यों नहीं जाती पुलिस, बोले साहब वहां जा ही नहीं सकती। तो पहले ही अगर मैंने शुरुआत करी थी तो वहीं से शुरुआत करी कि जहां पुलिस नहीं जा सकती वहां मैं जाऊंगा। और पहले दिन ही मैं अपने टाटा सोमो गाड़ी कच्चे रास्ते से होकर मैं उस गांव, महोली गांव था, वहां गया और वहां पब्लिक की बात समझी तो गए और गांव में पूरा सन्नाटा पसर गया। मैं एक पेड़ था, पेड़ के नीचे मैंने अपने सारे सुरक्षा कर्मियों को उतारा और एक दो बुढ़िया उनको बुलाया, क्या बात है, क्यों तुम लोग हम लोगों से लेकर के यहाँ पूरा गांव बंद क्यों खाली हो गए। तो धीरे धीरे बोले कि साहब यहीं पर है, गोली चलने वाली है, इसलिए लोग सब डर गए, भाग गए। हमने कहा गोली चलानी नहीं है, मुझे करना है, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। बातचीत करी, फिर तीसरे दिन प्रोग्राम बनाया, फिर वही उसी गाँव। कई बच्चे पैदा होते हैं रास्ते में, कई स्किन की डिजीज उनको है, कई जो है पेट दर्द के शिकार है, पानी की वजह से गैस्ट्रो जो जितनी डिजीजेज वो थी। हमने कहा अब हम दूसरा तरीका अपनाएं और अपने साथ और जो जहां मिला वहीं पर उसका इलाज करते चले गए। उस गांव में टारगेट गांव है, वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा होने लग गया था, अंधेरा हुआ नहीं था लेकिन होने लग गया, जबकि वो पूरा रूट भी ये था कि माइंस कहीं भी लग सकती, लेकिन मुझे बिल्कुल भय नहीं था। मैं लास्ट में ये कहता हूँ ऊपर वाला जब तक रखना चाहेगा रहेगा। तो वहां पहुंचे, वहां साड़ियां लेके गए, साड़ियां, बच्चों के लिए नमकीन, टॉफी, और ये मैंने अपने पैसे से नहीं करा, ये और आपको क्लियर करा कि मैंने जो है आप जैसे भले लोगों को, मेरा एक चिट्ठी चली जाता था वक़्त अली का पड़ी में कि मुझे आपसे मेरी दोस्ती हो गई, नजीर भाई से दोस्ती हो गई, चिट्ठी चली गई कि मुझे जो है 1000 साड़ी चाहिए। नजीर भाई बोले 1000 साड़ी करोगे क्या? नहीं आप मुझे चाहिए। तो उन्होंने 1000 साड़ी में दे दी। इस ढंग से जिसको मैं चिट्ठी देता था तो मुझे वो सामान दे देता था। वहां गया, इलाज कराया, नक्सली वहां होते हुए थे, हमने कुछ नहीं करा। और हमने अपनी पुलिस वालों को कहा कि तुम केवल आते हो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इस गांव में, और उम्मीद करते हो उनसे वो तुम्हें बताते हैं नक्सली फलां जगह पर है, क्योंकि 23 घंटे तो उनको नक्सलियों ने अपनी मौत के लिए कि वहां फलां जगह पर नक्सली करके। और एक 15 सूत्री मैंने एक प्रोफार्मा बनाया जिसमें मैंने सवाल पूछे थे, लिखे थे अपनी जो कॉमिक पार्टी जाती थी वहां पे 6 कंपनी सीआरपीएफ, 9 कंपनी पीएसी और करीब 3000 का फोर्स मेरे पास था। और रिजल्ट हमेशा 0 रहे, कभी भी रिजल्ट अच्छे नहीं मिले। ना सड़क बनेगी, नेपाल जाएगा, ना एसडीएम जाएगा, ना डीएम जाएगा, ना सीडीओ जाएगा, ना वीडियो जाएगा, ना पुलिस वाला जाएगा, केवल लोग कांस्टेबल, बीट कांस्टेबल जाया करते थे। और वो क्या करते थे, पूछते थे कहां नक्सली, वो डंडा पीटते थे और डंडा पीटते थे। तो वो नक्सली जो है पढ़े लिखे लोग हैं, वो उसको खूब हाईलाइट करके जगह जगह प्रचार करते थे कि ये होता है कि पुलिस वालों ने आया पिटाई कर। चौकीदार कौन है, राशन वितरण, राशन कौन बांटता है, राशन उसने बांटा था कि नहीं बांटा, मास्टर आया कि नहीं आया, हैंडपंप ठीक है कि नहीं है, कौन बीमार है, कौन गांव से बाहर गया है, कौन गांव में नहीं आया। इस प्रकार से 15-16 पॉइंट बना करके पुलिस वालों को सर्कुलेट करा दिया। और जो भी जिनकी ड्यूटी लगती थी उनको कहा गया था कि भर करके मेरे यहाँ भेजेंगे। और डेली शाम को जो 10-12 पार्टी निकलती थी, सीआरपीएफ वाले, पीएसी वाले, सिविल पुलिस वाले, और मेरे पास ही भिजवा देते। अपने हमने कंप्यूटर बना के रखा था, सारी फीड उसमें स्पीडिंग होती जाए। उसके बाद नहीं है फला जगह सीएमओ को चिट्ठी जाती है कि वहां पर लोगों को पेट की बीमारी है, वहां पे स्किन की डिजीज है, वहां पर फला है। अगर आप नहीं भेज पा रहे तो मेरा प्रोग्राम है, मेरे साथ भेजिए, आपको डरने की जरूरत। डीएफ को चिट्ठी लिखी जाती है कि फला जगह पर फला मजदूरी कराए, पैसे नहीं दिया। डीएफओ को चिट्ठी लिखी जाती थी कि वहां पर लोगों का जमीन है जो
जब इन पर अतिक्रमण हो रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने हेरेसमेंट किया या तेंदुपत्ते का जो है भुगतान नहीं किया, या जो है जो सड़क बननी थी, सड़क बनने में आप कल्पना नहीं करते 5-6 रुपए मजदूरी दी जाती है, उनको नकेल लगाई गई। और पुलिसिंग बिल्कुल हमें चेंज कर दी, पुलिसिंग वहां जो है दूसरा काम करने लगे। और गांव की समस्या क्या है, भुखमरी की स्थिति क्या है, उसको देख। एक इंसिडेंट ऐसे बताऊंगा जब पुलिस वालों ने रेड करी और एक महिला का जो है चांदी का कुछ टैक्स आया कि साहब ये आपकी पुलिस ने ऐसा करा, उत्पीड़न होगा, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। फिर मैंने क्या कि क्योंकि उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया था, हमने उस गांव में जाकर के रात को स्टे किया और रात को ये डर था लोगों को कि बस अटैक होगा। हमने कहा कोई अटैक नहीं हुआ। करीब अपने साथ 1000 कंबल लेके गए थे, कई गांव के लोगों को बुलाया और उन्हीं कंबलों में सोए रात को। और सुबह 1000 रुपए बोला, 1000 रुपए हमने उठा के उसको 2000 रुपए पब्लिक दे। मकसद क्या था कि मैसेज ये देने के लिए कि जो सरकार है, सरकार के जो नुमाइंदे हम आपको मुख्य धारा में लेना चाहते हैं। अगर एक गलती किसी ने करी है तो इस गलती, इसका मतलब ये नहीं है कि सब पुलिस भारतवर्ष ऐसे ही है, पूरा भारतवर्ष ऐसा नहीं है। क्योंकि भारतवर्ष की जो डेमोक्रेसी है उस पे वो कहते हैं कि ये सिस्टम जो है ऑपरेसिव सिस्टम है, ये लोगों के साथ जो है अत्याचार करता है, कत्ल करता है, रेप करता है, इस प्रकार का। तो वो दुष्प्रचार, किसी अधिकारी कर्मचारी को ये पता नहीं कि ये नक्सली है जो कप्तान साहब के पास बैठी हुई है, और उसे बातचीत करके समझा उसको और उसकी परेशानी समझे और उसको बोले मुझे साहब जेल भेजो। उस पर भी काम था, मुझे जेल। हमने कहा तुम मेरे पास है, तुम्हें जेल नहीं भेजो, ये पकड़, ये 500 रुपए पकड़ और जीप मंगवाए और दूसरे जंगल में छोड़वा दे। सारे राइफलें लूट के लिए जाते और उसके बाद हमारी पोस्टिंग होती है। और ऐसे वातावरण में जब भय का मतलब कोई जाने को तैयार नहीं, तो ऐसे में लोगों को मोटिवेट करना और उसके जो मेन मास्टरमाइंड था वाले मारे जाते और उनके सारे राइफलें लूट के लिए जाते और उसके बाद हमारी पोस्टिंग होती है। और ऐसे वातावरण में जब भय का मतलब कोई जाने को तैयार नहीं, तो ऐसे में लोगों को मोटिवेट करना और उसके जो मेन मास्टरमाइंड था रविंद्र उर्फ विपिन, उस पे हम लोगों ने फिर काम करना शुरू करा। हमारा ये था कि जब तक हम इसको, वहां पर इंडस्ट्री बंद होने लग गई थी, हिंडाल्को वालों को जो गया था तुम प्रत्येक साल में हमको जो है 1,70,00,000 की लेवी दोगे। क्रशर यूनियन वालों के लिए गया कि तुम्हें इतना लेवी देने, क्रशर वाले जब पैसा नहीं दिया तो उसको उड़ा देते। तो जब ऐसे वातावरण था तो हम लोगों को बहुत बड़े उससे काम करना पड़ रहा था। और उसी बीच में जो है हमारा इनकाउंटर होता है उसी से विपिन से, और विपिन ने हमारी गाड़ी उड़ाने, मेरी गाड़ी उड़ाने के लिए बाल्टा बम लगा रखा था। बाल्टा बम कहते हैं, वो केन होता है, दूध का जो केन होता है उसमें वो लगाकर एक्सप्लोसिव भर दिया जाता है और कितनी भी बड़ी गाड़ी होगी आपकी उड़ जाएगी। ऐसा उन्होंने लगा रखा था और हम लोगों का उनके साथ इनकाउंटर, सीआरपी मेरे साथ थी और भले थोड़ा गलती हमसे हो गई, सीआरपी हम पीछे छोड़ के आ गए थे, आगे बढ़ गए थे। मैं 3-4 लड़के और थे, हम लोग ज्यादा उत्साही थे, यंग भी है, चलने वलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आगे तेज बढ़ गए। करीब उनसे हम लोग 1 किलोमीटर और आगे हो गए और हमसे गोली चले थे। गोली जिसकी पहले लगेगी वो उसकी जीत होगी। हुई पैदा होने बाद वही मारा गया पड़ा हुआ और 4 जो है SLR जो है रिकवर हुई थी और उसी के लिए भारत सरकार ने पूरी जांच कराई। उसके लिए भारत सरकार ने हमें जो है राष्ट्रपति पदक उसी के लिए दिया है कि ऐसी पूरी सिचुएशन में। और आज जो है मैं कह सकता हूँ, जब मैं लौट के आया था, मैं कह सकता हूँ कि हमने उत्तर प्रदेश से खास करके सोनभद्र चंदौली से हम लोगों ने नक्सलवाद को खत्म कर दिया। अब हमारे जो आने वाले जो अधिकारी हैं वहां के डीएम और एसएसपी दोनों मुझसे बात करते हैं। हमने उनको कहा कि जो काम हमने शुरू कराया है, 55 कैंप लगवाए थे और साइकिलें बांटी, 200 लड़कों को, जंगल के लड़कों को निकाला और उनको भारत अपना देश दर्शन उसमें लगाया, अपना देश, क्योंकि उनको मुख्य धारा मिलाना। उनको बरगलाया जाता था कि तुमको शब्दबाज देकर के हम तुम्हारा ये कर देंगे, नौकरी देंगे, फला कर देंगे। मैंने जब भर्ती करी थी तो भर्ती में उन लोगों को प्रायोरिटी करके उनको भर्ती, ताकि उनको लगे स्टेट पे कुछ नहीं है। कोई क्राइम तब करता है जब लगता है मुझे कि जो हमने शुरुआत करी थी वहां पर वो कार्य हो रहा है। और आज आप सुनते नहीं होंगे कि सोनभद्र में बम उड़ा दिया, बम से उड़ा दिया, फला क्रशर लूट लिया, ये हमारे यूपी में थम गया। और जो ज्वाइंट, और मैं अनुरोध करूंगा साथ में श्री एस के तोमर साहब से कि वो उनका साथ दें। प्लीज गिव अ बिग हैंड।
और मैं आप लोगों की तालियों में कोई कमी नहीं चाहता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं ताली बहुत बजाता हूँ सारे लोगों से। थैंक यू सो मच। मैं अपने अध्यक्ष सभी से अनुरोध करूंगा कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम शहर की सुरक्षा का प्रतीक जो कृपाण होती है तलवार, सुरक्षा का प्रतीक कृपाण, मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री नजीर अहमद साहब से कि वो माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को कृपाण में हमेशा थैंक यू सो मच। और अब सुख और सर प्लीज, हाँ खुल सकते हैं सर, खुलने का नीचे से है सर, प्लीज गिव अ बिग हैंड। और अब मेरा अनुरोध है श्री अनिल डंग साहब से, और उनके साथ में आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर राजीव अग्रवाल, जयराम मार्बल डायरेक्टर, श्री सनी सेतिया डायरेक्टर पाल गोल्डन ट्रांसपोर्ट की वो दुशाला उड़ाकर भारत में आपकी बहुत पुरानी यादें लगता है ताजा की होगी, मैं उम्मीद है प्लीज और अब इस सम्मान के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और एक क्षण बड़ा गौरवपूर्ण है। मैं उपाध्यक्ष एफओ एंटरटेनमेंट श्रीमती रितु सिंह से अनुरोध करूंगा कि हमारी राखी जी से मेरा